हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल एमएस की पाठशाला। जैसा कि साथियों आप लोगों को पता ही है कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। ठीक है ना। देखो ध्यान से, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, जो कि हमारी अभी फर्स्ट यूनिट चल रही है। ठीक, और फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है? सॉल्यूशन यानी कि विलयन। ठीक, और आज का हमारे पास में जो है लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर में इस चैप्टर को क्लियर कर चुके हैं। ठीक, फिलहाल आज जो है ना हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3 के बारे में। ठीक, और आज में इसमें पढ़ना क्या है तो केवल एक टॉपिक को सीखेंगे। ठीक, जो टॉपिक होगा हमारा मोल अंश या मोल प्रभाव। ठीक है, दोनों चीजें एक ही है कि मोल अंश किसे कहते हैं या मोल प्रभाव किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने वो पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो केमिस्ट्री क्लास 12 2025-26 सेशन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहां पर जाकर के दोनों लेक्चर अच्छे से देखिएगा और तो चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद करे हुए। ठीक है ना। और देख लीजिएगा ध्यान से कि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या था। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि विलयन क्या होता है, ठीक है ना, विलायक क्या होता है, या इस तरीके से हमने मोलरता और मोललता और नॉर्मलता के बारे में सीखा था। ठीक, उनके फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने बेहतर तरीके से सीख लिया था। ठीक, फिलहाल आज का जो टॉपिक है वो क्या है? मोल अंश या मोल प्रभाव, जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा। ठीक है ना। तो उन सब चीजों के बारे में आज हम लोग अच्छे से बातचीत करेंगे। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं और ध्यान से देखिएगा और साथ में बोलते जरूर जाइएगा। ठीक है, अगर नोट्स बना रहे हो तो बहुत ज्यादा अच्छी काम है, क्योंकि जब रिवीजन करोगे ना तो नोट्स ही आपके बहुत अच्छी तरीके से काम में आएंगे। ठीक है, क्योंकि ना उस समय आपको किताब पढ़ने का समय होगा और ना ही किसी टीचर से पढ़ने का समय होगा। ठीक, उस समय आपके जो भी नोट्स होंगे, तो एग्जाम का जो समय होता है ना, ठीक, जनवरी फरवरी के समय में, ठीक, तो रिवीजन करोगे ना तो रिवीजन आपके नोट्स से बेहतर कोई नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा? तो रिवीजन के टाइम पे वो नोट्स आपके बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नोट्स जरूर बनाते जाइएगा साथ साथ में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास में जो हेडिंग है वो क्या है? मोल अंश। ठीक है ना, मोल अंश या मोल प्रभाव। ठीक है, ये जो आपको ना दो तरीके से देखने को मिलेगा। या तो कभी कभी आपको कहीं पर मोल अंश लिखा मिल जाएगा, या हो सकता है क्या लिखा मिल जाए? मोल प्रभाव लिखा मिल जाए। ठीक, तो ये दोनों चीजें आपको अच्छे तरीके से याद रख ली और दोनों का एक ही मतलब है। हाँ, ठीक है ना। तो हमारे पास में जो डेफिनेशन है वो क्या है? मोल अंश या मोल प्रभाव। ठीक, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से सीखेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा और हम लोग इसकी परिभाषा लिखते हैं। ठीक, अब पहले तो एक चीज समझो कि हमने आपको क्या बताया था? विलयन। अब उसमें पहले थोड़ी सी फोकस कर लेते हैं चीजों के बारे में। ठीक, कि हम लोग इसको पढ़ें और सीखें कैसे। तो ये हमारे पास मान लो कोई एक बीकर हो गया। ठीक, इस बीकर में हमने क्या करा? शरबत बनाते, जैसा कि आप लोगों ने पिछली कई बार बना भी चुके हो। ठीक है ना। तो इस तरीके से मान लो अपन ने क्या करा? शरबत बनाया। ठीक, अब शरबत में भी मान लो फिलहाल केवल और केवल क्या भरा हुआ? पानी भरा हुआ। ठीक, पानी के साथ साथ आपको पता है कि इसमें क्या करना है? ठीक है ना, ऐसे चीनी भी घोल दो थोड़ी सी, है कि नहीं? ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। ठीक, तो आपने एक चीज देखी कि इसमें दो चीजें आपने डाल रखी हैं। ठीक, क्या डाल रखा? तो एक चीज तो तय है कि इसमें आपने क्या लिया? पानी लिया, और पानी के साथ साथ आपने इसमें क्या लिया? चीनी लिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, अब पानी है और प्लस में क्या है? चीनी है। ठीक, अब आपने इसको मिला करके क्या बना दिया? शरबत बना दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि दो ही चीजों का बनाना, आप इसमें 3-4 चीज जो भी मन करे आप सब ऐड कर लो। हमने आपको पीछे बताया भी था ना, जब हमने पढ़ाया था विलयन के बारे में। कहाँ गया भाई? सब देख लो जल्दी से फटाफट। ये देखो, ठीक, इसमें हमने क्या करा था? चीनी, नींबू, पुदीना, उसके बाद पानी, है कि नहीं? तो दुनिया भर की चीजें मिलाई थी, कहने का मतलब था शरबत बनाया था। ठीक, तो इस तरीके से बनाना। इसी में समझना चाहो तो थोड़ा सा समझ लो कि अब अगर आपने इन सभी चीजों को मिला दिया है तो ये एक प्रकार का क्या बन गया? विलयन बन गया। अब विलयन में कौन सा कितना हिस्सा है? देखो, अभी आपने क्या सीखा? देखो यहाँ चलो आप शुरुआत करते हैं जहां पे पहुंचते हैं। ठीक, देखो यहाँ पे आपने देखा कि 3 चीजें मिला दी आपने। क्या मिला दिया? एक तो पानी मिला दिया, ऊपर से क्या मिला दिया? चीनी मिला दिया। ठीक, और चाहो तो एक और चीज मिला लो, जैसे मान लो मैंने कहा इसमें नींबू भी मिला दिया आपने। ठीक है ना। तो ये 3 चीजें आपने इसमें ऐड ऑन कर दी। अब जब ऐड करा तो अब तुमसे कह रहा, देखो यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ मोल, इसको छोड़ो थोड़ी देर के लिए। ठीक, मोल को थोड़ी देर के लिए छोड़ो, पहले अंश को समझो। अंश का मतलब क्या होता है जरा सोचो। तो अंश का अगर हम मतलब समझे तो इसका मतलब होता है हिस्सा। अंश का क्या मतलब होता है? हिस्सा। ठीक, तो बस यही तो बताना है आपको ना कि किस चीज का कितना कितना हिस्सा इस विलयन में मिलाया गया है। इस शरबत जो आपने बनाया ना, इस शरबत में कितना कितना हिस्सा किस चीज का मिलाया गया है, उस हिस्से को हम लोग बोलते हैं मोल अंश। क्या बोलते हैं? मोल अंश। ठीक है, यानी कितने मोलों का हिस्सा जो है ना आपने इस शरबत में मिलाया, यानी कितना आपने पानी को मिलाया, या कितना आपने चीनी मिलाया, कितना नींबू मिलाया। ठीक, उस अंश को, उस हिस्से के बारे में बताना होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं मोल अंश या मोल प्रभाव। ठीक, तो इतनी सी चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है ना। अब अगर हम इसकी कहते हैं कि आप डेफिनेशन लिखो फटाफट, तो क्या लिखोगे? मेरे साथ साथ बोलो फटाफट, क्या बोलोगे? तो ध्यान रखना है कि किसी विलयन में उपस्थित, ध्यान से देखो, साथ में बोलते चलो, लिखते चलो, बार बार ही मैं बोल रहा हूं आपसे। ठीक है, यानी किसी
विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित। अब विलयन में दो ही चीजें उपस्थित हो सकती हैं, सबको पता है। एक तो क्या होगा, विलेय होगा या विलायक, विलेय या विलायक। अब देखो ये चीज अगर पता करनी ना कि विलयन किस किस चीजों से मिलकर के बना होता है ना, तो फिर आपको पहला वाला दूसरा वाला लेक्चर देखना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि देखो हमने वहां पर सब कुछ बता रखा है, फटाफट देख लो ध्यान से। ये विलयन हो गया, फिर हमने विलायक भी बताया, विलेय भी बताया ना, दुनिया भर की सारी चीजें मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ ना, तो इसलिए जाकर के लेक्चर जरूर देखिएगा इस वीडियो के बाद में, ठीक है ना। तो कह रहा है क्या, किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित ठीक है ना, बोलो साथ साथ में किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, मोलों की संख्या के अनुपात को, के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं, मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक, ये बताओ जरा ध्यान से कि हमें इतनी चीज आपको याद हुई कि नहीं हुई। ठीक, मान लो अगर डायरेक्ट आपसे पूछ दिया जाए, इसका न्यूमेरिकल ना दे करके आपसे कह दे कि जरा हमको मोल अंश की परिभाषा बता दो, क्या लगता है आप नहीं बता पाओगे क्या? जरा एक दो बार रिवीजन करो फटाफट, मेरे साथ साथ बोलते चलो, बोलो लिखो सब काम करो, समझ रहा, तभी दिमाग काम करता है। ठीक, देखो हर एक चीज ऑटोमेटिक दिमाग में तो नहीं रख सकते हो आप, ऐसा तो दिमाग किसी का इतना बेहतर है नहीं ना कि हमने बोला तुमने सुना और आपके दिमाग में रुक गया, उसको जबरदस्ती बताना पड़ता है कि भाई साहब ये भी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट का चीजें हैं, इसको रखो अपने पास में ताकि आने वाले समय में हमारे काम में आए, समझ में आता है? ठीक, इसलिए जरूर ध्यान रखो सब चीजों को, बोलो साथ में। तो कह रहा किसी विलयन में उपस्थित, अब आपको पता है हमने बताया आपसे ना कि किसी विलयन में दो ही चीजें उपस्थित होती है, या तो विलेय होगा और या तो क्या होगा, विलायक होगा। तो कह रहा किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक, देखो दो चीजें होती है ना, एक विलेय होता है और एक होता है विलायक। ठीक, तो कह रहा विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम लोग क्या बोल देते हैं, देखो ध्यान से, हाँ ठीक, के अनुपात, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक, अब जरा देखो ध्यान से एक बार फिर से समझो चीजों को, क्या कि अब अगर हम कहें तुमसे क्या कि इसको थोड़ा सा और समझ लो, तो क्या बोलोगे, इसे कैपिटल एक्स, क्या लिख देना, इसे कैपिटल एक्स से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। साथियों बहुत अच्छी तरीके से याद रख लीजिए इसकी डेफिनेशन, और इसको फॉर्मूले बनाना मैं सिखाऊंगा, बहुत आसान सी कहानी होती है। ठीक, इससे कैपिटल एक्स से, ये तो हो गई मोल अंश या मोल प्रभाज की डेफिनेशन की कहानी। ठीक, ये हो गया कंप्लीट, बशर्ते इसका न्यूमेरिकल ज्यादा पूछा जाता है, तो अगर ये परिभाषा याद रहती भी है तब भी कोई समस्या नहीं, नहीं रहती तब भी कोई समस्या नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक, लेकिन याद कर लो मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर आ गया ना कि पेपर में कि मोल अंश या मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं, ठीक, तो फिर बताना पड़ेगा, बात समझना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको याद कर लो। अब बड़ी जो कहानी है वो ये है कि इसका फॉर्मूला बनाने से पहले हमने आपसे वादा किया था ना पिछले लेक्चर में कि मोल अंश अगर आपको वहां नहीं समझ में आया तो मैं 100% आपको यहाँ पे समझा करके जाऊंगा, ठीक है ना। सॉरी, मोलों की संख्या के बारे में हमने बातचीत की, ठीक, तो आपको ध्यान रखना मोलों की संख्या। अब इसका फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, मोलों की संख्या का फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया था, क्या बताया था याद करो और बताओ फटाफट अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो क्या बोला था मैंने कि द्रव्यमान बटे में आणविक द्रव्यमान। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, ये फॉर्मूला जरूर याद कर लो, द्रव्यमान, ठीक है ना, इसी द्रव्यमान को हम लोग भार भी बोल सकते हैं, और बटे में आपको क्या करना है, आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। ठीक, मेरे ख्याल से आपको ये दोनों बातें अच्छे तरीके से क्लियर कर लेनी। ठीक, और वैसे हमने बताया था आपको कि जो मोलों की संख्या होती है वो क्या होती है, n, और द्रव्यमान यानी भार जो होता है वो W होता है, और जो आणविक द्रव्यमान यानी जो से क्या लिखते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर मास को हम लोग क्या बोलते हैं, m से बोल देते हैं। ठीक, इतनी सी बात आपको अच्छे से क्लियर कर लेनी। फिलहाल आगे देखते हैं हम लोग। अब क्या करना, आपको दो बातें और सीखनी है। हमने कहा था आपसे कि क्या करना, आपको विलेय
क्या याद रखना है, विलेय। और विलेय के लिखने के लिए हमने आपसे क्या कहा था, ए से लिख देना, ठीक। और अगर हम बात करें किसकी, विलायक की, तो विलायक को अगर लिखोगे तो आप किससे लिख देना, बी से लिख देना। बस ये दो बातें और छोटी छोटी सी याद कर लो मेरे कहने पर। समझ में बात आ रही कि नहीं, ठीक। बहुत आसानी से मैं सिखा के जाऊंगा सच में, बशर्ते आप जो मैं बताता जा रहा हूँ ना उस पर काम करते रहो, सब कुछ सीख जाओगे आराम से, ठीक है ना। चलो अब देखो जरा ध्यान से, अब क्या करना है कि मोलों की संख्या के लिए हमें और क्या क्या चीजें चाहिए, ठीक। तो अब अगर हम आपसे कह दें कि हमें एक काम करो कि जरा हमको यहाँ पर जो दूसरी कहानी है वो ये हमको बता दो कि विलेय के मोलों की संख्या का फॉर्मूला बता दो। किसके, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। अब इसका एक न्यूमेरिकल भी करा के जाएंगे, ठीक है ना। कल वाले लेक्चर के न्यूमेरिकल नहीं करवा पाए क्योंकि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में हमको बोला नहीं, ठीक। तो विलेय के मोलों की संख्या, अब विलेय के मोलों की संख्या का अगर आपको फॉर्मूला बनाना है तो क्या करना पड़ेगा जरा सोचो। तो विलेय के मोलों की संख्या, तो पहले मोलों की संख्या किससे लिख देना है, एन से, ठीक। और विलेय है तो क्या लिख देना, ए बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बटे में एम। तो क्या लिख देना है यहाँ पे, डब्ल्यू ए और बटे में क्या कर देना, एम ए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। तो ये तो हो गया किसके लिए, विलेय के मोलों की संख्या, है कि नहीं है, ठीक। अब दूसरा भी समझ लो यहाँ पर ध्यान से, क्या कि विलायक के मोलों की संख्या। अब अगर हम आपसे कहते दूसरा भी फॉर्मूला बना लो, ठीक, तो उसको कैसे बनाओगे जरा सोचो। तो अब क्या करना है तुमने, विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है ना। यहाँ पे देख लो जरा ध्यान से, क्या भाई साहब रुको यार तुम वहीं पे, है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं विलायक के मोलों की संख्या। ये परिभाषाएं फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद रख लो, मोलों की संख्या, ठीक। अब फिर से वही कहानी, क्या कि हमने बताया आपको कि अगर आपको क्या करना है, मोलों की संख्या लिखनी है तो मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या होगा, एन। अब विलायक की लिखनी है तो विलायक के लिए क्या लिखना पड़ेगा, बी। तो एन बी बराबर जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी और बटे में क्या हो जाएगा, एम बी, ठीक। अब मेरे ख्याल से आपको ये दोनों बातें अच्छी तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक। अच्छा, अगर यहाँ पर एक आध पदार्थ और होता, मान लो 3 पदार्थ मिले होते, इसमें तो हमने केवल 2 की कहानी बताई है, तो वो जो अगला पदार्थ होता वो क्या हो जाता, सी। बात को समझ में नहीं, ठीक। तो यहाँ पे क्या कर लेते, एनसी बराबर डब्ल्यू सी बटे एमसी। क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक। तो ऐसे याद रख लेना उन चीजों को भी। अब हम लोग थोड़ी सी इसकी कहानी को समझ लेते हैं जरा ध्यान से, क्या यहां से आपको क्या करना है, अब समझ लेना ध्यान से, ठीक है ना, देख लेना जो भी है। अब अपन यहाँ से थोड़ा सा इसका फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक। तो अब आपको पता है कि इसे हम लोग किससे करते हैं, कैपिटल एक्स से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब अगर हम आपसे कह दें कि यहाँ पर हमको जरा इसमें पहला फॉर्मूला बना के दिखाओ, क्या बना के दिखाओ, तो विलेय का मोल अंश, ठीक है। ध्यान से देखो, विलेय का मोल अंश ये बताना है। अब विलेय का मोल अंश अगर आपको पढ़ना है तो क्या करोगे जरा सोचो। तो मोल अंश को किससे लिखना, एक्स से। विलेय है तो क्या लिख देना, ए। हमने क्या बताया आपसे कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या, किसके किसके, विलेय या विलायक के। तो अभी फिलहाल किसको पढ़ रहे हो, तो विलेय को पढ़ रहे हो। तो विलेय के मोलों की संख्या आप क्या करोगे, तो विलेय के मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, एन ए। बात क्लियर है कि नहीं। तो विलेय के मोलों की संख्या क्या होता है, फॉर्मूला एन ए। तो आप यहाँ पर जो फॉर्मूला बनाएंगे वो क्या हो जाएगा, एन ए, ठीक, बटे। अब क्या कह रहा है, तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, ठीक। अब विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, विलयन में तो 2 ही चीजें उपस्थित होती हैं, एक तो विलेय उपस्थित होगा, दूसरा क्या होगा, विलायक भी उपस्थित होगा, ठीक। तो दोनों को ऐड करके आपको कहां लिख देना है, नीचे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन ए प्लस का एन बी, ठीक। ये फॉर्मूला हो गया किसके लिए, विलेय के मोल अंश के लिए। किसके लिए हो जाएगा, विलेय के मोल अंश के लिए, ठीक। अब अगर मैं यहीं से दूसरा फॉर्मूला बताऊं आपको, क्या, विलायक का मोल अंश, ठीक है। तो विलायक का मोल अंश, ठीक है ना। तो अब अगर हम विलायक के मोल अंश की बात करें तो क्या हो जाएगा, एक्स बी बराबर, ठीक है ना। मोल अंश को किससे लिखना, एक्स से। अब विलायक है तो किससे लिख देना, बी से। अब एक्स बी बराबर, ठीक। अब अगर विलायक के बारे में पूछा गया तो विलायक के मोलों की संख्या ऊपर रख दो, बाकी कुल मोलों की संख्या मतलब एन ए प्लस का एन बी कहाँ रख दो, नीचे रख दो, ठीक। अब बताओ जरा किसी को कोई समस्या है तो। अब अगर यहाँ पे समस्या है तो बताओ। सारी चीजें मैंने आपको क्लियर करके बता दी है, ठीक है, कि मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है, ऐसे निकाली जाती है, ठीक। और विलेय का मोल अंश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। विलायक के मोल अंश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, नोट्स बना रहे हो तो साथ में नोट्स बना लो, फटाफट नोट कर लो, जल्दी से तुरंत नोट करो, टाइम बर्बाद बिल्कुल मत करना। क्लियर हुआ, चलो
आगे देखो, अब हम आपको यहाँ पर एक लाइन लिख के दिखा रहे हैं, इस लाइन का मतलब समझना जरा ध्यान से, ठीक है ना। क्या लाइन है, जरा देखो ध्यान से, ठीक। इसको नोट पॉइंट बना करके लिख लेना और अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, कि विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित सभी, विलयन में उपस्थित सभी अवयवों, विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंश का योगफल, ठीक है ना। विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंश का योगफल सदैव एक होता है, ठीक है ना। ये बात फटाफट एक दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी बार मन करो उतनी बार पढ़ लो, दिमाग में बैठ जानी चाहिए। विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंश का योगफल सदैव एक होता है, यानी कहने का मतलब पल्ले पड़ रहा है कि कितने भी विलयन में मोल मिले हो, कितने भी मोल अंश मिले हो, अगर सबको आपस में जोड़ोगे तो कितना बनेगा, एक। अब आप शरबत में चीनी डालो, नींबू डालो, पुदीना डालो, नमक डालो, काला नमक डालो, जजीरा डालो, पानी डालो, कुछ भी डालो, सबको अगर आपस में ऐड करोगे तो एक ही चीज तो बनती है। अब वो क्या कहलाती है, शरबत कहलाती है। वैसे ये लाइन का मतलब है। अभी आपने पिछली वाली स्लाइड में देखा कि आपने पढ़ा विलेय का मोल अंश और विलायक का मोल अंश, ठीक। अब अगर हम आपसे कह देते कि जरा इनको दोनों को आपस में ऐड करके दिखाओ, तो आप क्या करोगे कि एक्स ए प्लस का एक्स बी, यही तो है दोनों का मोल अंश, विलेय का मोल अंश और विलायक का मोल अंश। अभी दो ही तो आपने देखा है यहाँ पे, विलयन में दो ही चीजें तो मिलाई अभी तक फिलहाल। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इसका जो मान है वो किसके बराबर होगा, एक के बराबर होगा। क्या ये बात एकदम से सही है, एक बार जरा प्रूफ भी करके देख लेते हैं। तो आपको पता है कि एक्स ए का जो फॉर्मूला होता है, हमने क्या पढ़ा अभी, एन ए बटे में क्या होता है, एन ए प्लस का एन बी, यही तो होता है एक्स ए का फॉर्मूला। प्लस अब देखो ध्यान से, एक्स बी लिखा है तो एक्स बी का फॉर्मूला अभी क्या बताया मैंने, एन बी बटे में क्या होता है, एन ए प्लस का एन बी। क्लियर हुआ, क्लियर, ठीक। अब ये बराबर किसके होना चाहिए, एक के। अब क्या ये बात सही है, तो इसको लेकर के थोड़ा सा और चलते हैं नीचे। अब ध्यान देना मेरी एक बात को, कि अगर हर समान होते हैं तो आपस में चीजें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, ठीक है ना। तो अब आप क्या करेंगे, एन ए, ठीक है ना, एन ए प्लस का एन बी, और बटे में क्या हो जाएगा आपका, एन ए प्लस का एन बी। क्लियर हुआ कि नहीं, बराबर में कितना हो जाएगा, वन, ठीक। अब इन एन ए प्लस एन बी को इनसे निपटा दो, दोनों सेम शकल के हैं, जब दोनों निपट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक बराबर एक आ जाएगा। मतलब यही तो हमें चाहिए था, प्रूफ करके दिखाना था ना कि ये सच में ऐसा होता है कि नहीं होता। मान लो हमारे पास में एक चीज और थोड़ी समझ में, यहाँ पर ध्यान से, मान लो हमारे पास में शरबत इस तरीके से बनाया तुमने, ठीक। बोले यार हमारा शरबत में दो चीजों से मन नहीं भरा। क्लियर करो, पहले मेरी बातों को समझो ध्यान से, ठीक। ये हमने मान लो यहाँ पे भर दिया पानी, क्या भर दिया, पानी, ठीक। इसमें खूब ऊपर तक तुमने क्या भर रखा, पानी भर रखा। अब तुम्हारा मन कर रहा है इसको हम एक बेहतरीन शरबत बनाना चाहते हैं, ठीक। तो बेहतरीन शरबत बनाने के लिए केवल पानी से काम चलने वाला नहीं है, ठीक। पानी के साथ साथ और भी कई चीजें तुम्हें चाहिए। अब तुमने दूसरी जो चीज थी ना, वो तुमने मान लो चलो इसी कलर से बना लेते, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना, ठीक। इसमें तुमने क्या भर दिया, ये चीनी रख दी, क्या रख दी, चीनी रख दी, ठीक। तो ये तो दो चीजें तो मिल गई आपको, ठीक। अभी मन नहीं भरा, बोले कि हम एक चीज और रख के देखेंगे। अब एक चीज और क्या रख के देखोगे, तो बोल दिया तुमसे कि काम कर लो, इसमें नींबू और डाल दो, क्या डाल दो, नींबू डाल दो, ठीक। अब मान लो हमारे पास में कितने पदार्थ हो गए, तीन पदार्थ हो गए, कितने हो गए, तीन, ठीक। अब हमें पता है कि हम लोग विलय को किससे लिखते हैं, ए से। मान लो हमारे पास ये ओ हो गया, विलायक को किससे लिखते हैं, बी से। एक और विलय हो गया तो इसको हमने क्या मान लिया, सी मान लिया, ठीक। अब अगर मैं सबसे अलग अलग मोल अंश निकलवाऊं आपसे, साथ में देखो, अगर मैं सबके लिए क्या निकलवाऊं, मोल अंश निकलवाऊं, तो आप क्या बोलोगे, मेरे साथ में बोल के दिखाओ एक बार जरा फटाफट, ठीक। तो पहले कहानी अगर हम निकालें किसके लिए, मान लो चीनी के लिए, किसके निकाल दे, चीनी का मोल निकाल दे, चीनी के मोलों की संख्या, क्या मान दे हम, चीनी के मोलों की संख्या, ठीक। तो चीनी के मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या करोगे, अब चीनी जो है ना वो क्या है, ए है, तो ए के लिए मोलों की संख्या क्या होती है, एन, और एन चीनी है तो क्या माना हमने, उसको ए माना, तो क्या लिख देना, एन ए बराबर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए बटे में एम ए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। अब इसी में दूसरी बात समझ लो ध्यान से, अब हमने कह दिया क्या, तुम मान लो निकाल लो पानी, तो क्या करोगे, पानी के मोलों की संख्या, पानी के मोलों की संख्या, ठीक है ना। अब पानी के मोलों की संख्या के लिए पानी को क्या मान रखे हो, बी, तो एन बी बराबर क्या मिलेगा तुम्हें, डब्ल्यू बी बटे एम ए बी।
ठीक है ना। अब तीसरी कहानी और समझ लो फटाफट यही पे। अब तीसरी कहानी किसकी है, नींबू। तो क्या बोलोगे कि नींबू के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। ठीक, अब नींबू के मोलों की संख्या अगर निकालोगे तो क्या करोगे, तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा NC। अब NC बराबर क्या करोगे, WC, और बटे में क्या हो जाएगा MC। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, तो ये तो हो गई किसके, मोलों की संख्या। बट हमें क्या करना है, कह रहा है कि विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंश का योगफल। अब 3 मोल अंश है हमारे पास, तीनों को जोड़ने पर क्या 1 आएगा, इसको देख करके देख लेते। ठीक, अब हमें पता है कि अगर हम किसके लिए निकालेंगे, मान लो चीनी के लिए मोल अंश निकालेंगे, जरा सोचना, तो चीनी के लिए मोल अंश क्या हो जाएगा XA प्लस, अगर हम निकाले पानी के लिए तो पानी के लिए मोल अंश क्या हो जाएगा XB प्लस। अब अगर हम कहते हैं किसके लिए, नींबू के लिए निकालो, तो नींबू के लिए मोल अंश क्या हो जाएगा XC। ठीक, अब अगर इनकी कहानी समझाई जाए तुमको तो जरा ध्यान से देखो, तो ये जो है ना वो बराबर में किसके होना चाहिए, 1 के। ठीक, अब अगर ये कहानी हमारी सच साबित होती है तो फिर ये जो लाइन हमने लिख रखी ना ये सच हो जाएगी हमारी। ठीक, और ये याद रखना न्यूमेरिकल में काम में आएगी बात है जो हमने लिख दी ना, XA प्लस XB बराबर 1, ध्यान रखो। अब अगर हम कहते हैं XA के बराबर लिखो, तो आपको पता है ना कि A हमारा क्या है, विलय, तो विलय का मोलों की संख्या क्या रखोगे ऊपर, और टोटल कुल अवयवों के मोलों की संख्या क्या रख देना नीचे। अब इस बारी 3 आपके पास में है तो नीचे कितने कर देना, 3 कर देना प्लस। अब XB की जगह करोगे तो XB की जगह क्या कर देना, NB बटे में फिर से वही कहानी की NA प्लस का NB और प्लस का NC प्लस XC की जगह पे क्या करोगे तो मिलेगा आपको NC और बटे में क्या हो जाएगा NA प्लस का NB और प्लस का NC बराबर में क्या कर देना 1। ठीक, अब ये बात तय करो, खुद ही तय करो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, जरा समझो। ठीक है ना, अब ये सोच करके बताओ हमको फटाफट क्या कि इनको आपस में जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते, खुद ही देख लो जरा। हर सबके सेम है ना, तो सब सेम है तो सब जोड़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं। तो क्या मिलेगा आपको, NA प्लस का NB प्लस का NC। ठीक, बटे में फिर से वही कहानी की NA प्लस का NB प्लस का NC। ठीक, बराबर में क्या हो जाएगा 1। अब दोनों सेम शकल के एक दूसरे को ले डूबेंगे। ठीक, अब अगर ले डूबेंगे तो आपको पता है कि 1 बराबर क्या निकल कर आएगा, 1 निकल कर आएगा। मतलब जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमने लाइन लिख रखी है उस लाइन का मतलब एकदम सेम है, कोई समस्या नहीं है कि अगर विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंश का अगर हम योग करेंगे तो वो कितना निकल कर आएगा, 1 निकल कर आएगा। ठीक, जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट लो। नहीं समझ में आया दोबारा को वीडियो करके रिवर्स करके वीडियो देखो, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी सच में, ये ध्यान रखना। सुनिए साथियों, 2 लाइनें हैं बड़ी प्यारी सी, किसी ने लिखी है क्या कि सपना एक देखोगे, सपना एक देखोगे मुश्किलें 1000 आएंगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें 1000 आएंगी, किंतु वो बड़ा खूबसूरत सा मंजर होगा जब सफलता शोर मचाएगी। जी हाँ साथियों, जिस दिन आप सफल हो जाएंगे ना उस दिन सफलता आपकी शोर मचाएगी, इसमें कोई दोहरा नहीं है। फिलहाल अब हम लोग क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल और बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक न्यूमेरिकल और बना लेते हैं। फटाफट मेरे साथ में नोट करना न्यूमेरिकल को और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक, हमने आपसे कहा क्या कि 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल। ठीक है ना, फॉर्मूला में लिखे थे ना सीधे C2H5OH। ठीक, 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में या विलयन लिख दो ना, के विलयन में, ठीक है ना, के विलयन में दोनों अवयवों के, ऐसे लिख दो, दोनों अवयवों के मोल अंश की गणना कीजिए, दोनों अवयवों के मोल अंश की गणना कीजिए। ठीक, ये हो गया आपके पास में न्यूमेरिकल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, 2 बातें हैं इसमें, देखो ध्यान से। ठीक, एक ये बात लिख रखी कि 72 ग्राम जल है और 92 ग्राम क्या है, एथिल अल्कोहल है। ठीक, अब ये जो पियक्कड़ लोग होंगे उनको अच्छी तरीके से पता है कि इन दोनों का क्या मतलब होता है, समझ बात आ गई नहीं। ठीक, अगर समझना चाहो तो मैं छोटा सा बीकर बना के यहाँ पे समझा दूं आपको ऐसे। ठीक है ना, तो इसमें आपने क्या करा, 2 चीजें मिला रखी। ठीक, ये तो मान लो आपने क्या बोला कि ये जो है ना ये जल हो गया, क्या हो गया, जल हो गया। ठीक, और इस जल की जो मात्रा है वो कितनी है, 72 ग्राम है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, और प्लस में इसमें आपने क्या मिला रखा है, एथिल अल्कोहल। ठीक, थोड़ी ज्यादा मात्रा में है क्योंकि दारू वाले जो ना पानी कम डालते हैं, दारू ज्यादा मिला लेते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ध्यान रखना। आप दूसरी चीज जो मिलाई आपने वो क्या मिलाया इसमें, C2H5OH। ठीक, अब कितना मिलाया है, तो ये आपके पास में 92 ग्राम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, अब इस मिश्रण में कितना मोल अंश किसका है, एथिल अल्कोहल का, और कितना मोल अंश जल का है, ये बात आपको बतानी है। ठीक, अच्छा, अभी एक चीज आपने सीख रखी कि अगर हमसे मोल अंश कोई पूछ देता है ना, तो मोल अंश पूछने से पहले हमें निकालनी पड़ती है मोलों की संख्या।
तो पहला जो हमारे पास में इंपॉर्टेंट काम है, समझो बात को ध्यान दो, ठीक है ना। जो पहला इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि हमें मोलों की संख्या निकालनी आनी चाहिए। क्या निकालनी आनी चाहिए? मोलों की संख्या। ठीक, तो सबसे पहले हमें जो क्या करना है, मोलों की संख्या निकालनी है। ठीक, हम दो हमारे, अब देखो इसमें ये पहचान लो कौन विलेय है कौन विलायक है। तो 72 ग्राम कम दिख रहा है ना, अब जो कम दिख रहा है उसी को आप क्या मान लो, विलेय मान लो। थोड़ी देर के लिए समझ लो ध्यान से, है कि नहीं। और जो ज्यादा दिख रहा है उसे आप क्या मान लो, विलायक मान लो। बस इतनी सी कहानी है कि नहीं। अब अगर ये समझ में बात आ गई तो एक बार जरा ध्यान दो। देखो हम लोग पहले निकालेंगे क्या, जल का मोलों की संख्या। क्या लिखोगे? जल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। अब जल के मोलों की संख्या निकालोगे तो जल है क्या, ये ध्यान से देखो, तो विलेय है। अब विलेय है तो क्या मान लेना, ए मान लेना। समझो बात को ध्यान दो। ठीक, तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला जरा समझिए। तो आपको ध्यान रखना है क्या कि एन ए बराबर, ठीक, क्या मिलेगा आपको, डब्ल्यू ए बटे एम ए। ठीक, अब अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा कि जो डब्ल्यू ए यानी कम मात्रा में है वो कितना दिया गया, 72 ग्राम। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा क्या मान हो जाएगा इसका, 72 ग्राम जल। ठीक, अब एमए की कहानी कैसे बने, तो कोई समस्या नहीं है। ध्यान रखो कि डब्ल्यू ए के फॉर्मूले में, किसके फॉर्मूले में, डब्ल्यू ए के फॉर्मूले में जो भी फॉर्मूला दिया जाए, यानी डब्ल्यू ए के मान में जो भी फॉर्मूला दिया जाए उस मान से हम लोग किसका मान निकालते हैं, एमए का मान निकालते हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखो। तो अब हमें यहाँ से फॉर्मूला किसका लिख लेना है, जल का। अब ये वाली बात याद करो, तुमने पहला लेक्चर पढ़ाया, अगर नहीं देखा है तो ये चीज थोड़ी तकलीफ देगी। अब हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1, लेकिन मॉलिक्यूल कितने हैं, 2। तो यहाँ पर आप कितना लिख दो, 2 प्लस। ऑक्सीजन का कितना होता है, तो ध्यान रखो 16। ठीक, अब बोले ये कहां से हो रही थी। ठीक, अब अगर ये नई चीज पता है तो आप एक काम करो कि पहले लेक्चर नंबर 1 को देखना जाकर के। ठीक, इसके क्लास के तुरंत बाद देखना जाकर, तो ये बहुत आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मान निकल कर आया वो कितना निकल कर आया, 18 ग्राम प्रति मोल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये एमए का मान और ये किसका मान होगा, डब्ल्यू ए का। ठीक है ना। तो अब यहाँ से अगर हम आपसे कहें कि जरा अब थोड़ा सा और आगे बढ़ो और चीजें समझाने की कोशिश करो, तो ध्यान से देखो, मैं यहीं पे सारी चीजें क्लियर कर दूंगा अभी, तुरंत देखते चलो केवल बस। ठीक है ना, चलो फटाफट देखो। अब क्या करना है तुमने कि यहाँ पे चीजों को समझना है कि अब हमें यहाँ से अगर Na का मान पूछा जाता है, किसका मान पूछा जाता है, Na का, तो आप क्या करेंगे कि Na बराबर, अब देखो WA का मान आपको पता है कितना दिया गया है, 72। तो 72 बटे Ma का मान आपने कितना निकाला है, 18। ठीक, अब काट लो जरा, कितनी बार चला जाएगा, 18 से कट रहा पूरा पूरा, कोई समस्या नहीं। ठीक, 18 चौको 72, यानी जो Na का मान निकल कर आया वो कितना निकल कर आया, 4 निकल कर आया। इतने में तो कोई समस्या नहीं है किसी को, अगर है तो बता दो जरा ध्यान से, फिर से समझ लो, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं है। पहले जल के मोलों की संख्या निकाली, अब जल कम मात्रा में है तो विलेय मान लिया। बात को समझो, अब विलेय को हमने क्या बोला था, ए से लिखना, तो Na बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ा है, डब्ल्यू ए बटे एम ए। डब्ल्यू ए का मान क्वेश्चन में दिया गया, कोई समस्या नहीं, बट एम ए का मान निकालना सीखो कि एम ए के मान में जो भी तुम्हें फॉर्मूला दिया जाए उस फॉर्मूला से तुम्हें अणुभार निकालना आना चाहिए। ठीक, अब ये अणुभार कैसे निकाल पाओगे, तो वो लेक्चर नंबर 1 में हमने बता रखा है। क्लियर। अब अगर हम दूसरी कहानी की बात करें, दूसरी कहानी से मतलब हमारा ये विलायक। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखो, थोड़ा सा नीचे आ जाओ भाई, लंबाई कम है ना उस चीज का थोड़ा सा तो तकलीफ है। देखो दूसरा समझो, अब दूसरा क्या निकालना है आपको, विलायक। तो विलायक क्या है आपके पास में, एथिल अल्कोहल। तो क्या बोलेंगे आप, C2H5OH के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। ठीक है ना, इस तरीके से। अब इसके मोलों की संख्या निकालनी तो कोई समस्या नहीं है। अब ये विलायक है, अगर विलायक है तो थोड़ी समस्या है। अब वो क्या समस्या है, तो आपको NB मानना पड़ेगा। तो NB बराबर क्या बताया गया था आपको फॉर्मूला, WB और बटे में MB। ठीक, अब यहाँ पे देखो ध्यान से कि WB का तो मान जो है ना वो आपको क्वेश्चन में दिया गया, कितना दिया गया है, तो ध्यान रखो 92 ग्राम। कितना दिया गया, 92 ग्राम। क्लियर है। अब MB की कहानी है, अब MB की कहानी है तो 92 ग्राम है क्या, तो सबको पता है कि एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH है, यही तो है। अब MB का मान निकालो, तो हमने वही बात आपको बताई कि इस फॉर्मूले से आपको ध्यान रखना हर एक चीज निकाल पाओगे। तो C2H5OH दिया गया। इसको देखो, एक कार्बन का कितना होता है, याद करो, सच में याद करो, एक कार्बन कितना होता है। अब पहला लेक्चर देखा होगा तो याद होगा, तो एक कार्बन का होता है 12। कितने कार्बन दिख रहे हैं, 2, तो 12 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, 24। ठीक, प्लस हाइड्रोजन देखो 5 और 1, ये टोटल मिलाकर कितना हो गया, तो 6, प्लस ऑक्सीजन का देखो तो 16, कितना होता है 16। ठीक, सबको फटाफट ऐड कर दो तो MB का मान बन जाए। तो MB बराबर अगर मैं निकालूं तो यहाँ से कितना करें, बोल दो फटाफट, साथ में बोल दो, जोड़ दो जरा, कितना हो जाएगा, 6 6 12 4 16 का 6, देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है ना, 6 6 12 4 16 का 6। ठीक,
2 और 1 3 और 1 हासिल का 4, यानी कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 46 ग्राम प्रति मोल, ये जो मान निकाले हो ना, ये किसका मान निकाले हो, तो सबको पता होना चाहिए, ये हो गया विलायक के मोलों की संख्या, ठीक। अब अगर अभी कहाँ निकाला ना, ये तो अभी एमबी का मान निकला, ठीक। अब विलायक के मोलों की संख्या निकाल लो। तो विलायक के मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या लगाओगे, सोचो। तो अभी देखो थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा एनबी बराबर क्या पढ़ा है, डब्ल्यू बी बटे में एम बी, ठीक। मान रख दो फटाफट मेरे साथ में, डब्ल्यू बी का मान कितना दिया आपने 92 दिया गया, ठीक, बटे अब एम बी का मान कितना हो गया आपके पास में, तो 46। मेरे ख्याल से 2 बार में पूरा पूरा निपट जाएगा, 46 दूना 92, ठीक। तो एनबी का जो मान निकला वो कितना निकल कर आया, 2 निकल कर आया, ठीक है। क्या लगता है आपको, एनए का मान पल्ले पड़ा कितना निकाला 4, एनबी का मान कितना निकाला 2। अब हमसे ये पूछा गया है, इसी में बना दे जुगाड़, क्या छोटा करके, दिख तो रहा होगा ना। देखो समझो बात को, यहाँ से इसी में लगा दे तो ज्यादा सही रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर अलग जाओगे पेज में ना तो समझने में थोड़ी तकलीफ होगी ना। तो देख लो फटाफट, इसको यहीं पे निपटा देते हैं। तो अगर ये चीज आपको क्लियर हो गई है ना, तो समझो जरा। अब क्या करना है आपको, फिर से यहीं पे पहली जो कहानी है वो क्या होगी कि आपको निकालना है पहले जल का मोल अंश। क्या निकालोगे, जल का मोल अंश, ठीक। तो H2O का मोल अंश निकालना। अब अगर जल का मोल अंश निकालना है तो देखो समस्या कुछ नहीं है, मोल अंश के लिए आपको पता है क्या लिखना पड़ता है, x। अब जल को तुम विलेय मान रखे हो तो क्या लिख देना, a, XA बराबर फॉर्मूला मैंने पढ़ा रखा है, क्या होता है Na बटे में क्या हो जाएगा Na प्लस का Nb, ठीक है ना। इसी तरफ नोट करते चलो, इसी तरफ लिखते चलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, कोई समस्या नहीं, दिखता तो है ना, अपना समझ लेना। ज्यादा छोटा हो जाएगा क्या, है ना, ज्यादा छोटा हो जाएगा क्या, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कर लेते हैं। गर्मी बहुत है सच में। देखो तो अभी क्या करना है आपने, एक्स बी बराबर, ठीक, सॉरी मिस्टेक होगा, एक्स बी कहाँ निकाल लेना, निकाल दो, क्या रहे अपन एक्स ए निकाल लें, ठीक है। तो एक्स ए बराबर अगर हम बात करें तो देखो एन ए का मान आपने पता कितना निकाले है 4, तो लिख दो 4 बटे में फिर से क्या लिखो 4 और प्लस में एन बी का मान कितना निकाले हो 2, तो 4 और बटे में 4 और 2 कितना हो गया 6। इसको निपटाओ जरा फटाफट, ठीक। तो 2 3 6 और 2 दूनी 4। अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूं तो एक्स ए की वैल्यू निकालूं, अब जरा काटो तो कटेगा क्या, 2 बटे कितना लिखा आपके पास में 3 लिखा, तो कटेगा तो आया नहीं। तो पहले क्या लगा दो आप यहाँ पर दशमलव, जैसे दशमलव लगाओगे 0 बढ़ जाएगा, तो 3 18, फिर 2 बचेगा, फिर वही कहानी ना, तो लगभग इतना आ जाएगा। एक्स ए बराबर अगर निकालोगे तो आप देखोगे 0.66 कितना आ जाएगा, 0.66 आ जाएगा। ये बात याद रख लो, ठीक हुआ। आगे देख लो, अब इसमें निकाल लो दूसरे की कहानी। अब दूसरा आपके पास में क्या है, एथिल अल्कोहल, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे C2H5OH का मोल अंश, का मोल अंश, क्लियर हुआ। ये ध्यान रखो। अब इसका मोल अंश के लिए क्या लिखोगे, तो सबको पता है विलायक है तो क्या हो जाएगा एक्स बी, फॉर्मूला क्या बताया गया था एनबी बटे में Na प्लस का एनबी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखो। अब अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कि सॉल्व करो और बताओ फटाफट, तो एक्स बी बराबर एनबी, एनबी का मान आपको पता कितना निकाले हो 2, देखो ध्यान से ये लिखा हुआ है, Na का मान कितना है 4 और प्लस एनबी का मान फिर से 2 रख दो, तो फिर से क्या करोगे एक्स बी बराबर 2 बटे में 6। इसको निपटाओ जरा, 2 तिया 6 मतलब कितना आ जाएगा 1 बटे 3। थोड़ा एक बार और सॉल्व कर लो, ठीक है। तो आप देखेंगे कि एक्स बी बराबर, इसको डिवाइड करो, भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो एक काम करो, क्या लगाओ दशमलव, जैसे ही दशमलव लगाओगे तो ऊपर क्या बढ़ेगा एक 0, अब काटो 3 त्रिका 9, ठीक है। फिर से वही कहानी 3 त्रिका 9, यानी इतना आ जाएगा, एक्स बी बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक। अच्छा, अब क्वेश्चन को सही चेक करने के लिए सही लगा है कि नहीं लगा है, इसके लिए हमने आपको पीछे एक लाइन लिखा रखी। मैंने क्या बोला था कि विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मूल अंश का अगर योगफल किया जाए तो वो किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर। अगर 1 के बराबर आ रहा है तो फिर कोई समस्या नहीं है, ठीक। एक बार जरा चेक कर लेते हैं कि सच में ये बात सही है भी कि नहीं है। तो अब आपके पास में कितने अवयव है, 2, एक एक्स ए है और दूसरा जो है ना वो क्या है एक्स बी है, ठीक है। तो एक्स ए प्लस का एक्स बी बराबर अगर 1 आ रहा तो ठीक है। एक्स ए का मान आप देखो ध्यान से कितना निकाले हो 0.66, रख दो फटाफट 0.66 प्लस 0.33 बराबर में क्या मान लो 1 जो है, ठीक। अब जोड़ दो 6 3 9, 6 3 9 यानी कितना जाएगा 0.99 बराबर में कितना 1। अब किसी का दिमाग काम कर रहा हो भैया ये कहां से 1 के बराबर हो गया ना, तो आपको सार्थक अंक का एक नियम पढ़ना पड़ेगा कि अगर दशमलव के बाद कोई संख्या अगर 5 से बड़ी आती तो उसे हम लोग पूरा एक नंबर मान लेते हैं, ठीक। तो जब पूरा एक नंबर मान लेंगे तो 1 के बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, मतलब ये न्यूमेरिकल जो है हमारा एकदम सही तरीके से लगा हुआ है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, जल्दी से फटाफट नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो फटाफट, ठीक। एक हम आप लोगों के लिए होमवर्क में क्वेश्चन देंगे, वो घर से बना के ले आना, क्लियर है, फटाफट नोट्स में लिख लो, ठीक। अब देखो जरा जाते हैं, अब इसी क्वेश्चन को समझ लो। ध्यान से मैंने आपसे कह इसकी वैल्यू में चेंज कर दे रहा हूं। मैंने कहा आपसे क्या कि ठीक है कि 50 ग्राम NaCl, ध्यान से समझ लो 50 ग्राम NaCl तथा 200, ठीक है देख लेना अपना जो भी है ना, 200 ग्राम जल, ठीक।
के मिश्रण में या के विलयन में दोनों अवयवों के मोल अंश की गणना कीजिए। ठीक है, जल्दी से स्पीड में इस क्वेश्चन को नोट करो और ध्यान रखो बेटा, करके जरूर दिखाना है। जैसा जैसे मैंने तरीका बताया, अगर मैंने थोड़ा स्पीड में पढ़ाया ना, तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो मोशन में करके या दोबारा देख करके चीजों को समझना, और समझने के बाद में ये न्यूमेरिकल जरूर लगाना। ठीक है ना? हाँ, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है कि नहीं? ठीक, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन को भी नोट कर लो, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। और ये ध्यान रखो, होमवर्क को बेटा करना जरूर जाकर के, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता। और अगर आप हमसे ये बात बताएंगे कमेंट बॉक्स में, तो ठीक, ये समझ लो मेरे पास में एक एक चैप्टर के कम से कम 300 न्यूमेरिकल है। कितने न्यूमेरिकल है? 300 न्यूमेरिकल है एक चैप्टर के केवल। बात को समझो ध्यान से, ठीक है? किसी भी किताब में आपको ये 300 न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिलने वाले। हाँ, मैंने किसी भी तरीके से इधर उधर करके, ठीक है, हर एक किताब को ढूंढ करके, अनसॉल्व को ढूंढ करके मैंने 300 के आसपास कुछ क्वेश्चन इकट्ठे करे केवल एक चैप्टर को लेकर के। ठीक, ऐसे 3 चैप्टर में आपके न्यूमेरिकल है। 3 चैप्टर का मतलब, अगर एक चैप्टर में 300 लगाओगे, मतलब 3 का 9, यानी लगभग 900 न्यूमेरिकल आप आराम से सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक, और अगर 900 न्यूमेरिकल आपने प्रैक्टिस कर लिए, सच कहता हूं एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि 15 से 20 नंबर तक के न्यूमेरिकल आते हैं। ये बात आपको अच्छी तरीके से पता होगी। कोई भी अनसॉल्व पेपर उठा करके देख लेना, 15 से कम न्यूमेरिकल कहीं दिखने वाले नहीं आपको। ठीक है ना? तो ये बात आपको बतानी पड़ेगी कमेंट बॉक्स में, नहीं तो मैं केवल सिलेबस पढ़ा करके खत्म कर दूंगा चैप्टर को। क्लियर है कि नहीं? ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? चलिए, फिलहाल आज के लिए बहुत है ना, हम लोग फिर से मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिएगा। ठीक है ना साथियों?